अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum class. In the name of Allah, who is most merciful and magnificent. My name is Priya Iqbal and being mentor of class 8, in our today lecture, we will solve the exercise of the chapter number 3 on the ocean. Okay, without wasting our time, let's start today lecture. The question number 1, write the main idea of the poem. नज़म का मरकजी ख्याल लिखें. The poet wants to tell that the sea life is very tough and one has to face a lot of hardship and difficulties beside being cut off from the world. शायर ये बताना चाहता है कि बहरी जिंदगी बहुत सख्त है और एक शख्स को दुनिया से कितना ताल्लुक होने के अलावा बहुत सी मुश्किलात और सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं. एज यू नो दैट कि हम लोगों का जो ये जो पोएम है ऑन द ओशन, ये एक राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, एक लॉन्गेस्ट पोएम है. उसमें से एक छोटा सा पैराग्राफ लिया गया है जो हम लोगों ने अपने सिलेबस में हम लोगों ने रीड आउट किया है. तो उस जो छोटा सा पैराग्राफ है उनमें से आप लोगों को क्या चीज अंडरस्टैंड हुई है, आप लोगों ने क्या चीज समझी है, तो उस चीज का हम लोगों ने मेन आइडिया देना है कि हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने थ्रू आउट द होल पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर का आइडिया नहीं देना. हम लोगों ने सिर्फ इतनी थोड़ी सी पोएम जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है हमने उसका आइडिया बताना है कि इसमें कौन सी चीजें डिस्कस हुई हैं और किस वे में डिस्कस की गई हैं और इनका पर्पस क्या था. ओके, तो उनमें उन्होंने बताया है कि पोएट की एक चीज जो एक आइडिया, एक थीम, एक मॉरल लेसन जो कन्वे करना चाह रहा है रीडर को, वो ये है कि जो सी लाइफ है वो टोटली डिफरेंट है वर्ल्ड लाइफ से. आपको सी लाइफ में बहुत सी हार्डशिप और डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है जो आप लोगों को वर्ल्ड लाइफ में शायद नहीं करना पड़ता. ओके, द क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द ब्लडी सन. The bloody sun means that the color of the sun was just like blood. It was too hot and was intolerable. Okay, bloody sun का क्या मतलब है? एक उन्होंने एक वर्ड यूज किया, एक फ्रेज यूज हुई है हमारी पोएम में, द ब्लडी सन. तो ब्लडी सन इधर जो फ्रेज यूज की गई है पोएम में, द ब्लडी सन, उससे क्या मीनिंग लिया जा सकता है, आप लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं? तो उससे मीन ये है कि जो ब्लडी, ब्लडी मीन खून, ब्लड. तो जो ब्लडी सन है, जो सन का कंपैरिजन कर दिया गया है किसके साथ? ब्लड के साथ. हम लोग एक चीज का जो कंपैरिजन होता है वो दो तरीकों से करते हैं, ठीक है. एक हम लोग सिमिली होती है, एक मेटाफर होता है. जब एक चीज का हम कंपैरिजन करते हैं, एक चीज को दूसरी चीज जैसा बना देना. फॉर एग्जाम्पल, ये चीज उस चीज जैसी दिख रही है. हम लोग उर्दू की एग्जाम्पल में आप लोगों को यहाँ पे कोट करूंगी. जैसे हम लोग माएँ अक्सर बोलती हैं अपने बच्चों को, मेरा शेर, मेरा बेटा शेर जैसा. ओके, एक ये इस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है और दूसरा मेरा बेटा शेर है. तो जिसमें हम लोगों ने जैसा का इस्तेमाल किया तो उसमें सेम लाइक वो सिमिली होती है. इंग्लिश में हम लोग लाइक और एज के साथ कंपैरिजन करते हैं एक चीज का दूसरी चीज के साथ, ठीक है. तो उसमें इसमें भी सेम ऐसा हुआ कि जो सन का कंपैरिजन है वो किसके के साथ कर दिया है, वो ब्लडी सन के साथ उन्होंने कंपैरिजन कर दिया. द ब्लडी सन मीन दैट द कलर ऑफ द सन वाज जस्ट लाइक ब्लड, कि ब्लड के साथ उसका कंपैरिजन हो गया कि वो किसकी तरह लग रहा है, सन लग रहा है ब्लड की तरह लग रहा है. इट वॉज टू हॉट एंड वॉज अनटॉलरेबल. ये जो वो बहुत हॉट है, सन की जो सन की जो लाइट है वो बहुत ज्यादा है और वो अनटॉलरेबल है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हम लोग बेयर कर सकते हैं सन को, उसके बाद हम लोग बेयर नहीं कर सकते. तो वो अनबेयरेबल है उनके लिए, वो टेम्परेचर से एक्सीड कर चुका है. तो दैट्स वाई वो कह रहे हैं इट वॉज टू हॉट एंड वॉज अनटॉलरेबल. ओके, द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई एवरीथिंग वॉज टफ.
कि वहां पे हर चीज क्यों स्टक हो गई थी। As there was no movement of air, everything was dry due to heat and shrunk. Okay, उन्होंने क्या, वहां पे हर चीज क्यों स्टक हो गई थी, मीनिंग वहां पे कोई मोशन नहीं हो रही थी, हर चीज मोशनलेस थी, एक जगह पे स्टक थी। ठीक है, तो वो क्यों हो गया था? क्योंकि वहां पे हवा नहीं चल रही थी। हवा की वजह से मोशन होनी है, डेफिनेटली शिप ने हवा की मदद से मूव आउट करना है, और वहां पे हवा नहीं चल रही थी। हवा की जगह वजह से जो शिप था वो स्टक आउट हो गया था एक जगह पे, एक स्पेसिफिक एरिया पे, एक स्पेसिफिक प्लेस पे। जो शिप है वो स्टक है। तो शिप के स्टक होने की वजह से, हवा के बंद होने की वजह से क्या है कि एक तो वहां पे हीट बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक हीट बहुत ज्यादा है, दूसरा उनके लिए पास पीने के लिए पानी नहीं है, वो भूखे हैं, वो थर्स्टी हैं, वो हंग्री हैं। एक सूरज की हीट है, देन वो थर्स्टी और हंग्री है, एक नो एयर एट दैट टाइम। तो दैट्स वाई वो उन लोगों के लिए जो सिचुएशन थी वो अनबियरेबल है, अनटॉलरेबल है, वो उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। ओके, तो हवा ना चलने की वजह से हर चीज वहां पे स्टक आउट हो चुकी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटेड ओशन? कि आप लोगों का जो पेंटेड ओशन है उससे आप लोग क्या मतलब लेते हैं? द पेंटेड ओशन मीन द पिक्चर ऑफ द ओशन विच हैज बीन पेंटेड। ओके, इधर सेम फिर हमारा कंपैरिजन है कि जो ऑथर है, जो राइटर है, वो कंपैरिजन कर रहा है उस सिचुएशन का जिधर वो स्टक आउट हो गए हैं समंदर में, उनका जो शिप है वो स्टक है। वो उस सिचुएशन को, अपनी उस सारे सिनेरियो को एक चीज के साथ कंपैरिजन कर रहा है। वो किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है? वो पेंटेड ओशन के साथ कंपैरिजन कर रहा है अपनी उस सिचुएशन का, कि जिस तरह से हमारे वॉल पे एक पेंटेड है, वो हैंग आउट है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। डेफिनेटली वो कल जैसी आज दिख रही है वैसी वो सेम कल दिखेगी, और वैसी वो सेम परसों दिख रहेगी। तो सेम वो से कह रहा है वो कहीं दिनों से वहां पे स्टक है, उस एरिया में, उस जगह पे, उस सिचुएशन में। तो दैट्स वाई वो अपना कंपैरिजन एक पेंटेड ओशन के साथ कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, हमारी लाइफ मोशनलेस हो गई है, वी आर स्टक इन दैट प्लेस एंड देर इज नो थिंग इज गोइंग टू बी चेंज। ओके, दैट्स वाई वो अपना जो कंपैरिजन है, जो अपनी जो सिचुएशन है उसका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ कर रहे हैं? पेंटेड ओशन के साथ कर रहे हैं। Okay, the next question, number 5, explain the last stanza in your own words. Okay, तो जो लास्ट stanza है हमारी पोएम का, उसको अपने अल्फाज में आप लोग किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? अपनी ऑन वर्डिंग में उसको आप लोग लिखें। Although there is a water and water everywhere due to sea, but all the boats of the ship had stuck due to heat of the sun. The water of the sea is present, but there is not a drop of drinkable water for the human beings. ओके, इसकी अब मीनिंग क्या है? हम लोगों को सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, मीनिंग तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या समझ आ रही है? इधर ये मीनिंग है इसका कि जो नो डाउट उनका जो शिप था वो किधर स्टक है? वो सी में स्टक है। तो सी में हर तरफ पानी पानी है, वाटर वाटर एवरीवेयर, बट नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स। क्या मतलब इस बात का? कि जो वाटर होता है, ओशन का जो वाटर होता है, सी का जो वाटर होता है, वो जो होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, वो हम लोग पी नहीं सकते। लेकिन जिस एरिया में वो जो हम वहां पे स्टक हैं, वहां पे सिर्फ सॉल्टी वाटर नहीं है, वो पोल्यूटेड भी है, उसमें फंगस, फंजाई ना, ऑल दैट, और भी बहुत सारी बैक्टीरिया और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं उस पानी में मिक्स है। दैट्स वाई वो उसको पी नहीं सकते, वो पीने के काबिल नहीं है। तो क्या है, पानी पानी हर जगह नजर तो आ रहा है, लेकिन उनके लिए नहीं, यूजेबल नहीं है, वो उसे पी नहीं सकते, वो अपनी उसको यूज नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई वो कह रहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए सिंगल ड्रॉप फॉर द ह्यूमन बींग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन आंसर एंड होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी, अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोएम विच राइम्स विद दीज। हम लोगों ने जब पोएम को हम लोग ट्रांसलेट कर रहे थे, आई थिंक तो मैंने उस वक्त आप लोगों को ट्रांसलेशन उसकी बताई थी कि राइमिंग स्कीम हम लोगों ने किस तरह से बनानी होती है, या कौन से वर्ड की किसके साथ राइमिंग स्कीम बन रही है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट करते हुए अपनी पोएम को अपने सामने रखें, और देन आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर। ठीक है, द ड्रिंक का जो हमारे साथ राइमिंग स्कीम बन रही है वो श्रिंक है, एंड द ओशन विद मोशन, एंड मून विद सोन। ओके,
And the next one is the prefixes this mean not and the prefixes inter mean between or among. ओके जो प्रीफिक्सेस का मीन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को आइडिया होना चाहिए प्रीफिक्सेस का मीन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्सेस एंड व्हाई वी यूज प्रीफिक्सेस. ओके the first thing is that prefixes mean before. The words that we use before and any other word that is called prefixes. Okay, for example, we have a word interest. If we use the prefixes this in front and before of the interest, this word interest will change into another word. Okay, and it will change the meaning of the interest totally opposite. It will change the meaning of the interest. Prefixes, when we add the prefixes before any words, it will change the meaning of that words. It will totally change the meaning of that words. Okay, so by adding prefixes this and inter, we will change the meaning of we will change the words into another words, and then we will see how the meaning of these word will change, and then we will use these changing meaning and the changing words into our own sentences. Okay, the first word is interest. इंटरेस्ट मीन होता है आप लोगों ने दिलचस्पी लेना किसी चीज में, आप लोगों ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट शो करना. फॉर एग्जाम्पल आप बुक रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप खाने के शौकीन हैं उसमें आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप खेलने में इंटरेस्टेड हैं, तो दैट इज मतलब किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो सकता है. लेकिन जब हम लोग डिस का वर्ड यूज करेंगे इंटरेस्ट के साथ, वो उसका मीनिंग चेंज कर देगा. पहले इंटरेस्टेड का मीनिंग क्या था, दिलचस्पी लेना, हम लोग किसी चीज के में दिलचस्प हैं हम. लेकिन जब हम लोग डिस का वर्ड यूज करेंगे, डिस मीन नॉट, तो वो उसको डिस इंटरेस्टेड मतलब आप दिलचस्पी नहीं है किसी चीज में. ओके, लाइक मीन होता है सेम, आप लोग पसंदीदगी का इजहार करना किसी चीज को, आप लोग किसी चीज से अफेक्शन है, आप चीज को कोई पसंद है. लेकिन जब हम लोग डिस का वर्ड यूज करेंगे वो उसका मीनिंग जो होगा वो चेंज हो जाएगा. लाइक मतलब पसंदीदगी और डिसलाइक मीन नापसंदीदगी. लॉयल मीन वफादार होना और डिसलॉयल मीन वफादार ना होना. ज्वाइंट, ज्वाइंट एंड डिसज्वाइंट, फिगर, एंड देन नेक्स्ट वर्ड इज एंड द नेक्स्ट वर्ड ज्वाइन मतलब होता है ज्वाइंट, कंबाइन, टुगेदर, इकट्ठा चीज किसी चीज का. लेकिन डिसज्वाइन का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट. ओके, इंडिविजुअल हो जाना. फिगर आउट मतलब होता है, फिगर मतलब होता है शक्ल, एंड डिसफिगर मीन शक्ल बिगाड़ देना. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो इंटर है. ये भी प्रीफिक्सेस है, हम लोग वर्ड के साथ इसको यूज करेंगे, देन उस वर्ड का मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा. द वर्ड इज सिटी. सिटी मीन होता है शहर, वो कोई भी शहर हो सकता है, लाहौर सिटी हो सकता है, पेशावर हो सकता है, कश्मीर हो सकता है, सॉरी कराची हो सकता है, इस्लामाबाद हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकता है. बट जब हम लोग वर्ड प्रीफिक्सेस यूज करेंगे सिटी के साथ, इंटर सिटी, तो सिटी मीन शहर और इंटर सिटी मीन ट्रैवलिंग बिटवीन टू सिटीज. ठीक है ना, जर्नी, आप लोगों का ट्रैवल जो हो है सिटी, दो सिटीज के दरमियान, उसको इंटर सिटी कहेंगे. कनेक्टेड का मीन होता है कनेक्शन, आप लोगों का एक चीज के साथ दूसरे के साथ कनेक्शन क्या है, इंटरलिंक क्या है. इंटरलिंक, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड उनके ऑलमोस्ट सेम मीनिंग आ जाएंगे, उनमें इतना चेंज नहीं आएगा. जितना हम लोग प्रीफिक्स डिस का टोटली ऑपोजिट मीनिंग चेंज हो रहा था, लेकिन इंटर के साथ उनके मीनिंग में थोड़ा बहुत हम लोग चेंजिंग आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा. प्ले मीन खेलना, एंड इंटर प्ले मीन टीम का कलेक्टिव कोई काम करना, कलेक्टिव वर्क, टीम का वर्क हो गया, ज्वाइंट जैसे हम लोग कह सकते हैं. एक्ट और इंटरैक्ट, लिंक एंड इंटरलिंक. अब हम लोग इन सारे सेंटेंसेस को, सारे वर्ड्स को जिनके साथ हम लोग प्रीफिक्सेस यूज की है, प्रीफिक्सेस एक हमारे पास दो प्रीफिक्सेस थे, एक डिस था एंड अदर वन इज इंटर, इनके साथ हम लोगों ने वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर दिया. अब हम लोग देखेंगे कि इन मीनिंग को चेंज करते हुए हम लोगों ने सेंटेंसेस में इनको कैसे यूज किया है. डिसइंटरेस्ट, दिलचस्पी ना लेना. ही शोड हिज डिसइंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, उसने अपनी गैर दिलचस्पी का इजहार किया सियासत में. डिसलाइक, नापसंदीदगी. इट डिसलाइक स्मोकिंग इन द बाजार, वो स्मोकिंग को डिसलाइक करता है, बाजार में स्मोकिंग करना उसको डिसलाइक करता है. मीन उसे पसंद है लेकिन बाजार में या पब्लिक प्लेस पे करना उसको पसंद नहीं है. disloyal mean बेवफा. The soldier became disloyal to the government.
मतलब इसमें हमारी क्या हम लोग मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या हम लोगों को समझ आइए, दिस सोल्जर बिकेम डिसलॉयल टू द गवर्नमेंट, मीन कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई वो डिसलॉयल है, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे रही की है वो उनके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे। डिसजॉइंट, अलहदा कर देना। द हाउंड डिसजॉइंट द डेयर, डिसफिगर, शक्ल बिगाड़ देना। द जूज यूज टू डिसफिगर हिज प्रिजनर्स, जो जूज हैं वो जो अपने प्रिजनर्स मीन कैदी जो हैं उनकी शक्लें बिगाड़ देते हैं। इट्स मीन दैट कि वो उनको इस तरह की पनिशमेंट देते हैं कि जिनसे उनके जो टोटल जो उनका फिगर आउट होता है वो चेंज हो जाता है। उनको बहुत हार्ड वाली पनिशमेंट वो जूस जो हैं वो अपने प्रिजनर्स को देते हैं। इंटरसिटी, दो शहरों के दरमियान, आवर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट इज वेरी सक्सेसफुल, जो हमारी दो शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट जराए आमदोरफ्त का जरिया है वो बहुत ही कामयाब है। इंटरकोनेक्टेड मीन मिलना या जोड़ जाना। द कंप्यूटर नेटवर्क इंटरकोनेक्टेड मैनी पीपल, जैसे हमारे पास एक टेलीफोन है, हमारे पास कोई भी मीडिया की डिवाइस है, टेलीफोन है, हमारे नेट्स हैं, उन्होंने हम लोगों को एक पूरी ग्लोबल के साथ इंटरकोनेक्टेड कर दिया है। हम लोग इधर बैठे हुए किसी भी इंसान से जो आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ सिटी है, इजीली उनके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्यों कम्युनिकेट कर पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दी इंटरनेट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डिवाइसेस। ओके, तो इंटरनेट ने जो है, जो कंप्यूटर है, उसने हम लोगों को कनेक्ट कर दिया आपस में, जो फासले हैं, डिस्टेंस हैं, उनको कम कर दिया। द कंप्यूटर नेटवर्क इंटरकनेक्टेड मैनी पीपल। इंटरप्ले, असरअंदाज होना। द इंटरप्ले बिटवीन द बॉलर एंड द बैट्समैन प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, मतलब एक जो जो हमारी बॉन्डिंग है एक प्लेयर की दूसरे प्लेयर के साथ, कि कोई भी हम लोग टीम वर्क जो होता है उसमें हम लोगों को बॉन्डिंग के साथ काम करना पड़ता है। तो जो इंटरकनेक्टेड थी, जो बॉन्डिंग थी प्लेयर और बैट्समैन के दरमियान, उनकी वजह से एक गुड रिजल्ट मतलब आया। इंटरेक्ट, ताल्लुक कायम करना। द यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द लाइब्रेरी। इंटरलिंक, जुड़ना या मुंसलिक होना एक चीज का दूसरी चीज के साथ। द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इज क्लोजली इंटरलिंक विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वजीर दाखिला का काम वजीर दिफा से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता है, कि बहुत ज्यादा मुंसलिक है। वजीर दाखिला का काम वजीर दिफा के साथ बहुत ज्यादा मुंसलिक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करता है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिली। सिमिली का हम लोगों ने पहले भी आई थिंक सो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे थे तब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी, बट अगेन हम लोग इसको देखते हैं। सिमिली में होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, एक चीज का दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन करते वक्त हम लोग कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। वो वर्ड्स कौन से होते हैं? वो वर्ड्स एक लाइक है और एक एज है। ओके, इन वर्ड को यूज करते हुए जब हम एक चीज का दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं तो उस प्रोसीजर को या उस चीज को या हम लोग क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज ब्रेव एज अ लाइन, कि वो शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है। ये फाइट लाइक लाइन, वो शेर की तरह लड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका जो ही का कंपैरिजन किसके साथ किया? लाइन के साथ। किस बेस पे कंपैरिजन किया है? ठीक है, क्योंकि लाइन क्या है? ब्रेव है और वो भी ब्रेव है, तो इस बेस की वजह से हम लोगों ने उनका कंपैरिजन किया। ठीक है, लाइन भी ब्रेव है और वो भी ब्रेव है, दैट्स वाई हम लोगों ने उसका कंपैरिजन लाइन के साथ किया है। ही इज एज ब्रेव एज अ लाइन, वो लाइन की तरह बहादुर है। ही फाइट लाइक लाइन, वो लाइन की तरह लड़ता है। ठीक है ना, उसकी ब्रेवरी की हम लोगों ने एग्जांपल दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड्स हैं उसमें हम लोगों ने कुछ वर्ड्स हमारे पास दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को पोइम के जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम लोगों ने सिमिली को किस तरह से कंपैरिजन करते हैं, उसको कैसे सिमिली बनाना है, तो उसका हमारे पास है हॉट। फर्स्ट वर्ड इज हॉट, मेक योर ऑन सिमिली विद द गिवन वर्ड्स। हॉट एज सन, मतलब वो उसके सन की तरह, जिस तरह सूरज गर्म होता है उस तरह वो गर्म है। एज हॉट एज सन, सूरज की तरह गर्म। आइडियल, आइडियल मीन होता है सुस्त। एज आइडियल एज स्नेल। राइट, राइट मीन बिल्कुल सीधा। ठीक है, एज राइट एज एन एरो, जो हमारे पास तीर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ओके, तो इसकी वजह से उन्होंने राइट का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया है? एरो के साथ किया है, एज राइट एज एन एरो। ओके, ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत, तो ब्यूटीफुल चीज का हम लोगों ने उनके साथ एक फेरी सिंड्रेला, जिस तरह से हमारी एक
कहानियों में होता है, तो उस वजह से उन्होंने ब्यूटीफुल, ही इज एज ब्यूटीफुल एज ए फेरी, वो परी की तरह खूबसूरत है। बिग मीन बड़ा, ठीक है ना। तो बिग का जो हमारे माइंड में है, बिग क्या है, एलिफेंट बिग क्या है, वो एक बिग एनिमल है। एज बिग एज एन एलिफेंट, हाथी की तरह बड़ा। सॉफ्ट मीन नरम, एज सॉफ्ट एज कॉटन भी हम लोग का वर्ड यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कॉटन भी बहुत सॉफ्ट होती है। एज कॉटन, एज सॉफ्ट एज कॉटन, एज सॉफ्ट एज फोम, उन्होंने जहाज की तरह से कर दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम लोगों की ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड एंड हाउ टू यूज योर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। निदा, वी शुड गो फॉर ए पिकनिक, हम लोगों को पिकनिक के लिए जाना चाहिए। शाजिया, यस वी शुड गो, जी हम लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए। लाइबा, दिस इज एन एक्सीलेंट आइडिया बट द होल क्लास शुड डिसाइड द पिकनिक पॉइंट फर्स्ट, ये बहुत ही शानदार ख्याल है, बट सबसे पहले क्लास को जहाँ पे हम लोगों ने पिकनिक पे जाना है उसकी जगह डिसाइड करनी होगी, प्लेस डिसाइड करनी होगी। निदा, यस द होल क्लास शुड बी इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन, पूरी की पूरी क्लास इस फैसले में शामिल होगी। फाखरा, डियर क्लास फेलोज वेयर डू यू वांट टू गो, मेरे प्यारे दोस्तों आप सब लोग कहाँ पे जाना पसंद करोगे। द होल क्लास एग्रीज टू गो टू द बीच टू द सी द ओशन, जो तमाम क्लास थी वो इस बात पर मुत्तफिका होगी कि हम लोगों को समंदर की जाके सैर करनी चाहिए। निदा, वेल अच्छा, द बीच इज वेरी गुड प्लेस, बीच बहुत ही एक अच्छी जगह है, एक शानदार जगह है। वी शैल रिक्वेस्ट आवर टीचर अबाउट आवर पिकनिक ट्रिप, द होल क्लास चेयर्स अप, हमें अपने उस्तादा से एक दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो हमारी ट्रिप लेके जाएं। वो द होल क्लास चेयर्स अप, तमाम क्लास ने खुशी का मुजाहिरा किया और तालियां बजाई। ओके, राइट द समरी ऑफ द पोएम ऑन द ओशन, जो हम लोगों ने पूरी पोएम पढ़ी है उसकी आप लोगों ने समरी लिखनी है, अपने वर्ड्स में लिखनी है। आप लोग उसको अपने वर्ड्स में किसी और सेंस में भी लिख सकते हैं, मीन अपनी वर्डिंग जो आप लोगों को इजी लगे, इजी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए आप लोग उसको लिख सकते हैं। आप लोगों को मेन आइडिया हो गया पोएम का कि पोएम का आइडिया क्या है, पोएम का बैकग्राउंड क्या है, पोएम किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, पोइम में थीम क्या है, मेन आइडिया जो पोइट है वो क्या कन्वे करना चाह रहा है। आई थिंक सो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, तो आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इजी वर्ड्स में, जो आप लोगों को जिस तरह से लिखना चाहे। लेकिन इधर भी क्वेश्चन है, उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। द पोएट इन दिस पोएम नरेट द सफरिंग ऑफ ए सेलर, द sea voyage has ever been a very tough and difficulties, an old sailor who had been in the sea for a long time had actually fed up with this daily routine, particularly when all his mates had died and he remained the only one to suffer. It was too hot there, and at noon the sky looked just like a copper, just like a hot copper plate, and the sun was red like the color of the blood. The sun at noon was standing just above the mast, and its size was almost that of the moon. It was a situation we can imagine the intensity of the heat. Days were passing, and everything was motionless, just like the picture a painted ship in the ocean. Everything had shrunk due to heat, and though there was water all around, but there was not a drop of clean water to drink. ओके, मैं अब इसकी आप लोगों को ट्रांसलेशन भी करके दे देती हूँ ईच एंड एवरी वर्ड की, तो ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। The poet in this poem narrate the suffering of a sailor, जो ऑथर है इस पोएम का, इस नज़म का, वो हम लोगों को इस जो मुश्किलात हैं सेलर्स की उनके बारे में बताता है। The sea voyage was ever been very tough and difficulty, जो समुद्री सफर है वो बहुत ही मुश्किल और सख्त होता है। An old sailor who had been in the sea for a long time had actually fed up with the daily routine, particularly when all his mates had died and he remained the only one to suffer. जो ओल्ड सेलर है वो अपनी हर रोज की जो दिन की उसकी रूटीन है, दिन हर रोज की, वो उससे फेड अप हो गया है, क्योंकि उसे बहुत अरसा गुजर गया है कि वो एक ही जगह पे खड़े हुए हैं और उसके जो तमाम साथी हैं वो उसकी वजह से सफर कर रहे हैं, उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। It was too hot there, and at noon the sky looked just like a hot copper. बहुत ही गर्म है, और दोपहर के टाइम जो सूरज है वो इस तरह से तांबे की तरह लग रहा होता है। एंड द सन वाज रेड, और जो सूरज है वो सुर्ख होता है, लाइक द कलर ऑफ द ब्लड, जैसे कि
खून का रंग होता है। द सन एट नून वाज स्टैंडिंग जस्ट अबव द मास्ट एंड इट्स साइज वाज ऑलमोस्ट दैट ऑफ द नून। जो सूरज का साइज है वो बिल्कुल चांद की तरह हो जाता है दोपहर के टाइम, और वो बिल्कुल उनके ऐन ऊपर खड़ा है। इन सच ए सिचुएशन वी कैन इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ द हीट। हम इस हालात में जो सूरज की शिद्दत है, दर्जा हरारत है, उसको महसूस कर सकते हैं। डेज वर पासिंग, दिन गुजर रहे थे, एंड एवरीथिंग वाज मोशनलेस, लेकिन हर चीज बेहरकत थी। जस्ट लाइक द पिक्चर ऑफ द ओशन पेंटेड शिप इन एन ओशन। इस तरह से जैसे कि एक तस्वीर में एक जहाज की तस्वीर, एक तस्वीर में एक जहाज की पिक्चर हो, एक तस्वीर में मोशन में। एवरीथिंग हैड श्रंक ड्यू टू हीट एंड दो देयर वाज ए वाटर ऑल अराउंड। एवरीथिंग हैड श्रंक, तमाम चीजें सुकड़ गई थी हीट की वजह से, ड्यू टू हीट, हीट की वजह से। एंड दो देयर वाज ए वाटर ऑल अराउंड, हर जगह पानी ही पानी था। बट देयर वाज नॉट ए ड्रॉप ऑफ क्लीन वाटर टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए जो साफ पानी का कतरा था वो एक भी नहीं था। ओके क्लास, I have done from my side and I'm 100% sure that कि आप लोगों को each and everything clear होगी। बाकी आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।